अब हम धारणीय ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के लिए पशुधन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके उद्देश्य होंगे धारणीय ग्राम विकास में पशुधन के महत्व को समझना, विभिन्न पशुधन उत्पादन प्रणालियों तथा उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों को समझना। भारत में विशाल पशुधन जनसंख्या है, जिन्हें कुछ लोगों के द्वारा प्रकृति द्वारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई गई परिसंपत्ति माना जाता है, जबकि अन्य लोग उन्हें बोझ मानते हैं। वर्ष 1971 के बाद जब से विकास की आयोजना में गरीबी उन्मूलन एक मुख्य विषय बन गया है, भारत सरकार ने पशुधन विकास कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पहचाना है। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र आय में वृद्धि करने के लिए मवेशी संबंधी सामग्रियों में सुधार करना है। भारत में निर्धनतम परिवार कुल मवेशी उत्पाद के 70 से 80% भाग का उपयोग देते हैं तथा मवेशी उनकी आजीविकाओं और संस्कृति का केंद्र हैं। धारणीय ग्रामीण आजीविका के लिए संसाधन विहीन किसानों को पशुधन उत्पादों की बढ़ती हुई मांग का लाभ उठाने तथा वाणिज्यिक उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को पार करना होता है। विकासशील देशों में पिछले अनेक वर्षों में विकसित की गई विभिन्न उत्पादन प्रणालियों के विषय में पूरी तरह से समझकर तथा किसानों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को दूर करने के लिए संवर्धित और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करते हुए किया जा सकता है। अब हम पशुधन संसाधन की बात करें। भारत में पशुधन और कुक्कुट पालन का एक विशाल स्रोत है। ये भैंसों की जनसंख्या के संबंध में विश्व में पहले स्थान पर, गायों और बकरियों में दूसरे स्थान पर, भेड़ में तीसरे, बतखों और मुर्गियों में 5वें तथा ऊंट के मामले में 10वें स्थान पर है। मवेशी जनसंख्या की अगर बात करें तो गाय 2003 में 185.2 मिलियन से बढ़कर 2007 में 199.1 मिलियन हो गई है और इसकी औसत बढ़ावट जो है हर साल 1.83% रही, जबकि 2003 से 2007 तक 7.5% की बढ़ोतरी हुई। भैंसों में 97.9 मिलियन से 105.3 मिलियन हो गई है, जो कि 7.8% की बढ़ोतरी है और औसतन वार्षिक जो बढ़ोतरी हुई है वो 1.84% है। भेड़ 61.5 मिलियन से बढ़कर 71.6 मिलियन हो गए हैं, जिसकी 3.87% की बढ़ोतरी पर वर्ष हुई है। बकरी 124.4 मिलियन से बढ़कर 140.5 मिलियन हो गई है और इसकी हर वार्षिक जो बढ़ोतरी की दर है वो 3.10 है। सूअर 13.1% से घटकर 11.1 मिलियन हो गए हैं, जबकि कुक्कुट जो है वो 499 मिलियन से 448.9 मिलियन हो गए हैं और इसकी बढ़ोतरी की दर 7.33% प्रति वर्ष रही है। अगर पशुपालन में डेयरी के विकास की बात करें, पशुपालन में डेयरी विकास तथा मत्स्य क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र परिवार आय के अनुपूरक वृद्धि करने तथा लाखों लोगों को सस्ता पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से भूमिहीन श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं के मध्य लाभप्रद रोजगार सृजित करने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम रोजगार सृजन की बात करें, पशुपालन क्षेत्र पर्याप्त
स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के नवीनतम 5 वर्षीय सर्वेक्षण के मुताबिक सामान्य स्थिति में पशुओं के पालन के कार्य में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 13.6 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में 1.39 मिलियन थी। पशुपालन तथा मत्स्य पालन के कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 14.5 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में 1.6 मिलियन थी। उत्पादन के मूल्य की बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे CSO के नाम से जाना जाता है, उनके अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र से वर्तमान मूल्य पर उत्पादन का मूल्य लगभग 4,61,434 करोड़ रुपए था, जिसमें 3,88,370 करोड़ रुपए पशुधन क्षेत्र से तथा 73,064 करोड़ रुपए मत्स्य पालन क्षेत्र से था, जो कुल कृषि और संबंधित क्षेत्रों के प्राप्त 16,23,968 करोड़ रुपए का उत्पादन मूल्य के लगभग 28.4% है। वर्ष 2010-11 के दौरान अकेले दूध का ही योगदान 2,62,214.51 करोड़ रुपए का था, जिसके मुकाबले में धान का 1,51,634 करोड़ रुपए, गेहूं का 99,667 करोड़ रुपए और गन्ना 58,470 करोड़ रुपए से अधिक का था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमति के अनुसार महासमूह से उत्पादन का मूल्य वर्ष 2010-11 में 72,444.22 करोड़ का था। अगर हम अन्य योगदान की बात करें, मवेशी क्षेत्र न केवल दूध, मांस, अंडों आदि के माध्यम से पोषणीय मानव आहार और आवश्यक प्रोटीन उपलब्ध कराता है, बल्कि यह गैर उपयोग योग्य कृषि उत्पादों के उपयोग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मवेशी कच्चा माल उपोत्पाद की उपलब्ध करते हैं, जैसे खाल और चमड़ा, रक्त, हड्डियां, वसा आदि। अगर डेयरी क्षेत्र की बात करें, भारतीय डेयरी क्षेत्र ने पिछले अनेक वर्षों में 121.8 मिलियन टन, जो कि अब बढ़कर 127.9 मिलियन टन हो गया है, की आउटपुट हासिल करके पर्याप्त विकास दर्ज किया है। इसने न केवल देश को विश्व में चोटी तक पहुंचाया है, बल्कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए दूध और दुग्ध पदार्थों का उपलब्ध सुनिश्चित करने की धारणीय विकास हासिल किया है। डेयरी लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण द्वितीय स्रोत बन गया है तथा इनसे रोजगार उपलब्ध कराने तथा आय उत्पादक अवसरों को प्रदान करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2010-11 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन 269 ग्राम थी, जो कि बढ़ के पिछले साल में 290 ग्राम हो गई है और विश्व की 299.31 ग्राम के बराबर ही है। भारत सरकार दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रयास कर रही है और इस प्रकार वह दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को भी बढ़ा रहा है। भारत में दुग्ध उत्पादन और विपणन प्रणाली अत्यंत अनूठी है। छोटे सीमांत कृषक तथा भूमिहीन मजदूर अधिकांश दूध का उत्पादन करते हैं। लगभग 14.46 मिलियन किसानों को 1,44,160 ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारिता सोसाइटियों के अंतर्गत लाया गया है। पशुधन स्वामित्व की बात करें तो पशुधन धारण करना विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति, किसानों की रुचि, संसाधनों की उपलब्धता, सांस्कृतिक अनुकूलता, पर्यावरणीय स्थिति आदि। पशुधन समाप्ति की बात आगे अगर करें तो अधिकांश मवेशी सीमांत कृषकों द्वारा पाले जाते हैं तथा इस क्रम व्यवस्था में अगला स्थान छोटे, मध्यम और बड़े किसानों का आता है। जिसके अलावा यह देखा गया है कि पिछले 3 दशकों के दौरान सीमांत किसानों द्वारा धारण किए गए पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अनुपूरक आय उपलब्ध कराने में इसके महत्व को दर्शाता है।
पशुधन पालकों की प्रोफाइल की बात करें तो पाले गए पशुओं की किस्म तथा आकार परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा उनकी भूमिदारता के साथ सकारात्मक संबंध रखता है। अर्थात अधिकांश निर्धन परिवार छोटे मवेशियों को पालते हैं, जबकि बड़े मवेशी सामान्यतः संपन्न परिवारों द्वारा रखे जाते हैं। संसाधन विहीन परिवारों के लिए पसंदीदा पशु भैंस और बकरियां हैं। पिछले दशक में अधिकांश राज्यों में अन्य जानवरों की तुलना में भैंसों और बकरियों की जनसंख्या में अत्यंत तेजी से वृद्धि हो रही है तथा उन्हें देश के भविष्य के जानवरों की संज्ञा प्रदान की गई है। भैंसों को संचित तथा निश्चित वर्षा वाले ऐसे क्षेत्रों के जानवर के रूप में वर्णन किया जाता है जहां अच्छी गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध है, जबकि अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों को गायों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जैसे थारपारकर, राठी, कांकरेज और हरियाणा जैसी ब्रीडें हैं। फिर भी इन क्षेत्रों में गायों की तुलना में भैंसों को तरजीह दी जाती है। बकरियों को प्राय संसाधन विहीन माना जाता है। भारत में पशुधन की व्यापक जैव विविधता है, जिसमें गायों की 18 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, भैंसों की 6, भेड़ों की 14 नस्लें, बकरियों की 17 नस्लें हैं। इन नस्लों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप पिछले अनेक वर्षों के दौरान विकसित किया गया है। वर्तमान में इन नस्लों की उत्तरजीविता देश की समृद्ध जैव विविधता को चुनौती पेश कर रही है। विभिन्न कारण अर्थात किसानों की तेजी से बदलती सामाजिक आर्थिक स्थिति, मशीनीकरण, कृषि की प्रकृति में परिवर्तन, चरने वाले क्षेत्र का न्यूनीकरण, दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक उपकरण के रूप में संकर प्रजातियों पर बल, प्रजनन नीति का गैर क्रियान्वयन, किसानों की पसंद, गरीब कृषकों द्वारा पशुओं के प्रबंधन में कठिनाइयां, दुर्लभ संसाधनों ने पशुओं की संख्या में कमी लाने की दिशा में योगदान दिया है। हम अगर पशुओं की नस्लों के बारे में बात करें तो भैंस में प्रमुख नस्लें हैं सूरती, मैसना, नागपुरी, नीली रावी, मुर्रा, जाफराबादी। और गायों की नस्लों की बात करें तो उसमें मुख्य आती हैं जर्सी, हॉल्स्टीन फ्रीजन, थारपारकर। भेड़ों की नस्लों की बात करें तो प्रधान नस्लें हैं सोनाली, नाली, मारवाड़ी, मालपुरा, गुरेज, बकरवाल, गद्दी, बीकानेरी, जालोनी, काठियावाड़ी, दक्कनी, नेलोर, बेलारी, मांडिया आदि। बकरियों की नस्लों के बारे में बात करें तो उसमें पश्मीना, उस्मानाबादी, बर्बरी, जमनापारी, निमाड़ी, मालाबारी, गंजाम, ब्लैक बंगाल, असम हिल गोट भारी बकरियों की प्रधान नस्लें हैं। धार्मिक ग्रामीण आजीविका सुरक्षा में पशुधन के कार्य की बात करें तो पशुधनों के कार्यों को मोटे तौर पर 4 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात उत्पादन कार्य, खाद्य और गैर खाद्य उत्पादनों के उत्पादन से संबंधित, निवेश कार्य, फसल उत्पादन, परिवहन आदि के लिए निवेश उपलब्ध कराने से संबंधित, जोखिम कवरेज अथवा आश्रित कार्य, आवश्यकता के समय धनराशि जुटाने से संबंधित, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य, सामाजिक स्थिति, संस्कृत आदि के से संबंधित। अगर हम उत्पाद कार्यों की बात करें तो ये खाद्य यानी कि दूध, मांस, अंडा तथा गैर खाद्य उत्पादों यानी कि ऊन, बाल आदि के उत्पादन से संबंधित है। खाद्य उत्पादों का प्रयोग घर में उपयोग के लिए तथा साथ ही बिक्री के लिए किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के लिए रोजगार और आय में वृद्धि होती है। खाद्य उत्पादों का घरेलू उपयोग अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे भोजन संबंधी आदतें, परिवार की आर्थिक स्थिति, बाजार परिस्थिति, फसल निष्पादन, सूखा तथा सामाजिक आर्थिक संदर्भ। पशु उत्पाद प्रधान रूप से प्रोटीन तथा अनिवार्य अमाइनो एसिडों से के स्रोत हैं। विकसित देशों में आहार संबंधी प्रोटीन का लगभग 60% तथा विकासशील देशों में 22% भाग पशु उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। कैलोरी, विशेष रूप से पशु उत्पादों के वसा का अधिक उपयोग प्राय मानव स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। विशेष रूप से समृद्ध
समाजों में तथा भारत जैसे विकासशील देशों में लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। फार्म स्तर पर पशुधन उत्पादों से नकदी नियमित रूप से सृजित की जा सकती है, जैसे दूध, अंडे और खाद्य नकदी को पशुओं, ऊन, मांस और चर्म की बिक्री से यथातथ सृजित किया जा सकता है तथा मवेशियों की ऊर्जा अथवा परिवहन सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में भी धनराशि का अर्जन किया जा सकता है। मिश्रित फसल पशुधन फार्मिंग पद्धतियों में डेयरी उत्पादन परिवार की आय में 20 से 50% का योगदान देती है। सूखे के दौरान निर्धन परिवारों की कुल आय में से दूध से होने वाली आय की अंश 75 से 85% तक हो जाती है। डेयरी उत्पादन श्रम आधारित होता है तथा अर्जित की गई आय भी सापेक्षिक रूप से अधिक होती है। परिवार के सदस्य कम लागत के तौर पर अनिवार्य रूप से श्रम का योगदान करते हैं। भेड़ और बकरियां निर्धन परिवारों के लिए आय का प्रमुख स्रोत होती हैं तथा परिवार की कुल आय में उनका प्रतिशत 17 से 24 के बीच होता है। निवेश कार्य में पशुधन शारीरिक श्रम, खाद्य उत्पादों और लोगों के परिवहन तथा ईंधन संबंधी आवश्यकताएं जैसे गोबर के उपलों के माध्यम से पूर्ति करके फसल उत्पाद के लिए निवेश भी उपलब्ध कराता है। गाय और भैंसें फसल उत्पाद के लिए दो प्रमुख निवेश उपलब्ध कराते हैं, अर्थात शारीरिक श्रम और कार्बनिक खाद। निवेश कार्य की बात करें तो शारीरिक श्रम प्रदान करने वाले जानवर छोटे और मध्यम स्तरीय किसानों के लिए श्रम के सबसे किफायती स्रोत बने हुए हैं। कृषि में पशुओं के श्रम के योगदान में निरंतर कमी हो रही है। अतः बैलों और नर भैंसों की मांग तथा उनके जनसंख्या में भी अत्यंत कमी हो गई है, जो मुख्य रूप से मशीनीकरण तथा कृषि प्रणालियों में परिवर्तन के कारण हुई है। गोबर का 40 से 60% भाग का प्रयोग खाद के लिए तथा शेष का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए गोबर के प्रयोग की मात्रा, भूमि धारिता, पशुओं की संख्या, परिवार की आर्थिक स्थिति तथा ईंधन और उर्वरक के रूप में उपलब्ध वैकल्पिक सामग्री पर निर्भर करती है। अकेले भारत में ही प्रत्येक वर्ष 300 मिलियन गोबर के उपलों का प्रयोग ईंधन के लिए किया जाता है। खाना पकाने के लिए गोबर की संग्रहण तथा उसे सुखाए जाने की प्रक्रिया महिलाओं के लिए आय का सर्जन भी करती है। गाय और भैंसों के गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करने को केवल इसके एनपीके मूल्य के आधार पर ही किया जाता है तथा इसके द्वारा मृदा पर लाभकारी प्रभावों की विशेषताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। छोटे रोमांथों का मल एक अच्छी गुणवत्ता वाली खाद के रूप में पहचाना जाता है तथा इसका प्रयोग चरवाहों, दमंतों तथा द्वारा मौसमी प्रवास के दौरान जुताई किए गए खेतों व में जानवरों द्वारा मल त्याग करने की अभिनव और सुव्यवस्थित प्रणाली में माध्यम से किया जाता है। खाद और ईंधन के रूप में गोबर का प्रयोग करने के लिए बायोगैस प्रणाली एक प्रभावशाली विकल्प है, तथापि प्रारंभिक पूंजीगत लागत तथा जानकारी के अभाव के कारण इसे सीमित स्तर पर ही अपनाया गया है। जोखिम कवरेज अथवा अस्थिर कार्य में पशुधन को ग्रामीण परिवारों के लिए एक मूल्यवान आस्ति के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये संकट के समय सुरक्षा का साधन उपलब्ध कराता है। ये उस समय भी मदद करता है जब ग्रामीण परिवार प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित होता है, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूचाल आदि, जहां पशुधन उद्यम ग्रामीण परिवारों के बचाव के लिए आगे आता है और उपयुक्त संकटों में उनका पोषण करता है। जोखिम कवरेज की ही अगर बात करें, छोटे और बड़े मवेशियों का एक सम्मिश्रण किसानों के लिए एक मूल्यवान परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे मौसमी उपभोग घाटों की प्रतिपूर्ति करने अथवा अधिक बड़े व्ययों की पूर्ति के लिए नकदी के तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेचा जा सकता है। साधन वहीन परिवारों के लिए किसी भी प्रकार का पशु एक परिसंपत्ति है, क्योंकि आवश्यकता के समय उसे बेचकर धन प्राप्त किया जा सकता है। संसाधन वहीन परिवारों के
ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें अपनी खेतों, सिंचाई सुविधाओं, घर के सुधार के लिए तथा साथ ही विवाह के व्यय, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बच्चों के विद्यालय की फीस का भुगतान करने आदि के लिए पशुओं की बिक्री की। पशुधन को निर्माणकारी परिसंपत्ति माना जाता है, अतः इन्हें अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। सामाजिक समारोह के तौर पर पशुधन का एक ठोस सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क है। अधिकांश ग्रामीण परिवारों तथा विशेष रूप से महिलाओं के लिए मवेशी परिवार का एक भाग होते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में उनका महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि मवेशी अभी भी सामाजिक हैसियत के संकेत हैं तथा अत्यंत मूल्यवान और उच्च पैदावार वाले मवेशियों को पालने में ग्रामीण परिवारों को अत्यंत प्रतिष्ठा हासिल होती है। अनेक त्योहार तथा मेले मवेशियों पर आधारित होते हैं। परिवार द्वारा रखे गए पशु की पसंद तथा उसके प्रबंधन की पद्धतियां सामाजिक सांस्कृतिक कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं। इन कारकों को उत्पादन प्रणाली का अध्ययन करते तथा समय तथा निर्धन परिवारों की उत्पादकता और लाभ में वृद्धि करने के लिए हस्तक्षेपों का सुझाव देते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए। मवेशी उत्पादन प्रणालियों की अगर बात करें, निर्धन परिवारों की पशुधन उत्पादन प्रणालियां संसाधन संपन्न कृषकों की प्रणालियों से विभिन्न हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य संसाधन संपन्नों द्वारा लाभ को अधिकतम बनाने के साथ स्थान पर उपलब्ध सीमित संसाधनों के प्रयोग को इष्टतम बनाना तथा बाहरी निवेशों को न्यूनतम बनाना और जोखिमों को टालना होता है। अतः विविधीकरण और आंतरिकीकरण उनकी उत्पादन प्रणालियों के मुख्य विशेषताएं हैं। पशुधन उत्पादन प्रणाली की वर्गीकरण की बात करें तो पशुधन उत्पादन प्रणाली का वर्गीकरण निम्नानुसार है। पूर्णत पशुधन उत्पादन प्रणाली ऐसी पशुधन प्रणालियां जिसमें पशुओं को खिलाए जाने वाली शुष्क सामग्री का 10% से अधिक घास के मैदानों, चारागाहों, वार्षिक चारे और खरीदे गए आहार से होता है तथा कुल उत्पादन का 10% से भी कम भाग गैर मवेशी कृषि क्रियाकल्पों से आता है। पशुधन उत्पादन प्रणालियों की बात करते हुए घास में मैदान आधारित प्रणाली पूर्णत पशुधन उत्पादन प्रणालियों का एक उपस्वरूप जिसमें पशुओं को खिलाई जाने वाली शुष्क सामग्री का 10% से अधिक भाग खेतों में उत्पादित होता है तथा जिसमें वार्षिक औसत भंडारण दर 10 पशुधन इकाई लाइवस्टॉक यूनिट प्रति हेक्टेयर कृषि क्षेत्र से कम होता है। मिश्रित कृषि प्रणाली की बात करें तो ऐसे पशुधन प्रणालियां जिनमें पशुओं की खिलाई जाने वाली शुष्क सामग्री का 10% से अधिक भाग फसल पोतपाद अथवा डंठल होता है अथवा उत्पादन की कुल मात्रा का 10% से अधिक भाग गैर पशुधन कृषि क्रियाकल्पों से आता है। वर्षा सिंचित मिश्रित कृषि प्रणाली की बात करें तो मिश्रित प्रणाली का एक और उप स्वरूप जिसमें गैर पशुधन कृषि उत्पादन का 90% से भी अधिक भाग वर्षा सिंचित भूमि प्रयोग से आता है। दूसरी किस्म है सिंचित मिश्रित कृषि प्रणाली। मिश्रित प्रणालियों का एक उपस्वरूप जिसमें गैर पशुधन कृषि उत्पादन का 10% से भी अधिक भाग वर्षा सिंचित भूमि प्रयोग से आता है। उत्पादन प्रणालियों को प्रभावित करने वाले कारक उत्पादन प्रणालियां कृषिक पारिस्थितिकी क्षेत्र के सामग्री विकास की अवस्था, कृषि परिस्थिति, बाजार मांग, संस्थागत सहायता, कृषकों के संसाधन और सामाजिक कारकों के बीच पारस्परिक संबंधों का परिणाम है और इस प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्रणालियां सामान्य कृषकों द्वारा अपनाई जाती हैं। उत्पादन प्रणालियों को प्रभावित करने वाले कारक और भी हैं जिनमें क्षेत्र का कृषि और समग्र विकास की बात करें तो विकसित क्षेत्र में निर्धन परिवारों की पशुधन उत्पादन
प्रणाली अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक उत्पादक है। उदाहरण के लिए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की जनजातीय पट्टी में जिला सहकारी दुग्ध संघ तथा भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन (BAF), जो प्रमुख पशुधन एनजीओ है, के प्रयासों के कारण हजारों जनजातीय परिवारों की डेयरी और फसल उत्पादन प्रणालियों में पर्याप्त सुधार आया है, जबकि देश के अन्य क्षेत्रों के जनजाति परिवार अभी भी निर्वाह कृषि की में चल रहे हैं। पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रभाव की बात करें तो पशुधन विकास के निर्धनतम ग्रामीण परिवारों के लिए गरीबी से बाहर निकलने में के मार्ग के रूप में प्रभाव सिद्ध होने की तथा उन्हें वाणिज्यिक उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने की काफी संभावनाएं हैं। प्रौद्योगिकियों, अनुशंसाओं और सेवाओं को आवश्यकता आकलन के आधार पर विकसित किया गया है हो तथा संसाधन विहीन कृषकों के लिए उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए उन्हें पूर्व परीक्षित किया गया हो। पशुधन विस्तार को मजबूत बनाया गया हो तथा उन्हें निर्धनतम परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति लक्षित किया गया हो। संसाधन विहीन कृषकों द्वारा पशुधन उत्पादन और अधिक किफायती बन सकता है, बशर्ते कि उनके पास पर्याप्त तकनीकी आर्थिक सहायता तक पहुंच विद्यमान हो। एकीकृत पशुधन विकास धारणीय आजीविका फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी 5 पूंजीगत अस्तियों से में सुधार ला सकता है। अगर हम इस सारे चर्चा का सारांश देखें तो भारत में निर्धनतम परिवार पशुधन उत्पादन में एक बड़ा भाग का योगदान देते हैं। पशुधन क्षेत्र का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान अधिक है। समृद्ध पशुधन संपदा विभिन्न कारणों से विलुप्त का सामना कर रही है। उनकी आजीविका और संस्कृति के लिए पशुधन केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। मवेशियों की प्रमुख प्रजातियां हैं गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ और शूकर। उत्पादन, निवेशक जोखिम, आस्ती और सामाजिक समारोह भारत में निर्धनतम परिवारों की मुख्य विशेषताएं हैं जो विभिन्न उत्पादन प्रणालियों के अंतर्गत पशुधन का पालन पोषण कर रहे हैं। धन्यवाद।